आज हवाई जहाज में बैठे बैठे रुक्मणी जी और कृष्णकांत जी सोच रहे थे कि अगर हमने इतनी हिम्मत ना दिखाई होती तो बेटे बहू तो हमें जीते जी ही मार देते। वह हम पर जुल्म ही करते रहते और हमारी सारी पेंशन अपने पास रख लेते। कृष्णकांत जी एक सरकारी टीचर थे। अब वह अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उन्हें लगभग 40,000 रुपये पेंशन मिलती थी, जो पेंशन उनके बेटा बहू अपने पास रख लेते थे और उन्हें अपने छोटे छोटे खर्चे के लिए बेटे बहू के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। यह सब कृष्णकांत जी को अच्छा नहीं लग रहा था। एक समय की बात थी, सुबह से काम करते करते रुक्मणी जी बहुत थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए टीवी के सामने बैठ गईं और बड़े शौक से अपना पसंदीदा सीरियल देखने लगी। दिन भर के काम से थोड़ी देर के लिए समय निकालकर टीवी देखना उन्हें अच्छा लगता था। उनके पति कृष्णकांत जी वहीं पास में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अभी उन्होंने टीवी देखना शुरू ही किया था कि अचानक टीवी बंद हो गया। रुक्मणी जी यह देखकर चौंक गईं कि उनकी बहू कीर्ति के हाथ में रिमोट था। उसने ही टीवी बंद किया था। रुक्मणी जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू, टीवी क्यों बंद कर दिया? तभी कीर्ति ने कड़कती आवाज़ में कहा, माँ जी सारा दिन आप टीवी देखती हैं, मालूम भी है कि बिजली का बिल कितना आता है। तभी अखबार को चेहरे के सामने से हटाते हुए कृष्णकांत जी बोले, बहू यह कौन सा तरीका है अपनी सास से बात करने का? अब क्या वह टीवी भी नहीं देख सकती? तभी उनकी बहू ने कहा, बाबूजी यह तो आपको भी मालूम है कि बिजली का बिल कितना आता है। आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं। हमें तो अपने बच्चों का भी सोचना है। आज से यह रिमोट मेरे पास रहेगा। यह टीवी सिर्फ शाम को ही चलेगा। मैं खुद ही आपको रिमोट दे दूंगी। यह कहते हुए कीर्ति रिमोट लेकर अपने कमरे में चली गई। रुक्मणी जी तो सदमे में जैसे पत्थर ही हो गईं। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने सुना वह हकीकत थी या कोई सपना। तभी कृष्णकांत जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो रुक्मणी जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कृष्णकांत जी ने रुक्मणी जी को चुप रहने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर बैठकर सोचने लगे। बेटे और बहू में बदलाव तो वो पिछले काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे थे। उन दोनों का बिना मतलब के चीखना और चिल्लाना अब रोज़ की बात हो गई थी। बेटे ने एक दो बार इशारे में उन्हें कहा भी था कि यह मकान उनके नाम कर दे और कृष्णकांत जी भी यही सोचने लगे थे कि बाद में भी तो सब कुछ बेटे बहू का ही है, फिर अभी क्यों नहीं। लेकिन फिर जब एक दिन वह अपने दोस्त से मिले तो उन्होंने सलाह दी कि वसीयत ज़रूर बनवा लो, लेकिन मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखना, उसके बाद बेटे के नाम। अपनी पत्नी का बुढ़ापा खराब मत कर देना। कम से कम आपके बाद इज्जत की 2 रोटियां तो मिलेंगी तुम्हारी पत्नी को। उन्होंने ऐसा ही किया था क्योंकि उनके दोस्त ने ही सलाह दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो एक बार झूठ बोलकर देख लो कि तुमने उसके नाम मकान कर दिया है। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी नकाब उतर जाएगा यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। कृष्णकांत जी थोड़ी देर ऐसे ही सोचते रहे। फिर उन्होंने रुक्मणी जी की तरफ देखा जो आंखों में आंसू लिए हुए बैठी थी। वे अपनी पत्नी से बोले, रुक्मणी जिस दिन से हमारा बेटा हमारी ज़िंदगी में आया है उस दिन से लेकर आज तक अपनी इच्छाओं को भूलकर हमने केवल उसी के बारे में सोचा और आज भी इस
उम्र में भी तुम घर का सारा काम करती हो और बहू को बाहर घूमने और आराम फरमाने से फुर्सत नहीं है। रिटायर होने के बाद भी मैं अपनी पेंशन घर खर्च के लिए देता आया हूँ, लेकिन इस सब का हमें क्या सिला मिला। बहू हमेशा बदतमीजी करती है और हमारा बेटा तो जोरू का गुलाम बना हुआ है। बस हुआ रुक्मणी जी, अब मुझे लगता है कि हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। फिर रुक्मणी जी बोली, क्या मतलब? रुक्मणी, बहुत समय से मेरी कहीं घूमने जाने की इच्छा है। फिर रुक्मणी जी बोली, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर यह सोचकर चुप रह जाती हूँ कि कहीं बेटा बहू गुस्सा ना हो जाएं। जब बिना किसी कारण बहू आए दिन हमें इतनी बातें सुना देती है तो फिर इस बात पर तो बवाल ही मचा देगी। फिर कृष्णकांत जी बोले, रुक्मणी, मालूम है तुम्हें, बचपन में जब भी मैं हवाई जहाज़ को आसमान में उड़ता हुआ देखता था तो मेरा उसमें बैठने का बहुत दिल करता था, लेकिन कभी बैठ नहीं पाया क्योंकि माता पिता के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, जब जाकर मुझे सरकारी नौकरी मिली और जब अनुज पैदा हुआ उसके बाद तो हमने अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने बेटे पर ही खर्च कर दी। उसकी हर एक इच्छा पूरी की, क्योंकि मेरा बचपन तो तंगी में बीता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मन मारकर अपनी ज़िंदगी जिए। सारी कमाई तो हमने अपने बेटे पर खर्च कर दी और उसे अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को दिया। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्च आना था सबका इंतजाम हमने पहले ही कर रखा था, यह सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की कमी के कारण वह आगे ना बढ़ पाए। इसीलिए हमेशा अपने खर्चे काट कर हमने अपने बेटे के लिए बचत की थी। जितने भी पैसे जिस भी समय उसने मांगे हमने उसे दिए। एक तनख्वाह में बेटे की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्च और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल, यह सब कुछ कितनी कुशलता से हम लोगों ने मैनेज किया था यह तो हम लोग ही जानते हैं। लेकिन बेटा तो सब कुछ भूल ही गया। हमने सोचा था बुढ़ापे में सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में ही हमारे बेटे बहू ने हमारे ऊपर इतनी पाबंदी लगा दी। इतना तो हम उस समय भी बंधे हुए नहीं थे जब हमारे कंधों पर जिम्मेदारियाँ थी, और आज जब जिम्मेदारियों से मुक्त होने का समय आया तो बहू ने सारे दिन के लिए तुम्हें घर के कामकाज में व्यस्त कर दिया और मेरी सारी पेंशन के पैसे लेकर आज बेटा बहू हमें ही आंखें दिखा रहा है। तभी रुक्मणी जी उदास होकर बोली, हम लोग कर ही क्या सकते हैं, यह तो अब हमारी किस्मत है और हमें ऐसे ही रहना होगा पूरी ज़िंदगी। नहीं रुक्मणी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने जो सोचा है मैं करके ही रहूँगा। तभी रुक्मणी जी ने आंखों में आंसू भरते हुए अपने पति की ओर देखा और कहने लगी, तो क्या सोचा है आपने? फिर कृष्णकांत जी बोले, बस कल का इंतज़ार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन कृष्णकांत जी वैष्णो देवी जाने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की टिकट कराकर ले आए। वह टिकट हवाई जहाज़ की थी। उन्हें हर महीने 40,000 रुपये पेंशन मिलती है, जिसमें से उन्होंने 20,000 रुपये के टिकट लिए और 20,000 अपने पास खर्च करने के लिए रख दिए। उन्होंने आकर अपनी पत्नी को टिकट दिखाए तो रुक्मणी जी घबरा गईं। क्या आपने पेंशन के पैसों को खर्च कर दिया? अरे यह क्या किया आपने? अब बहू क्या कहेगी? अरे रुक्मणी, तुम चिंता मत करो, हम अपने बेटे बहू पर निर्भर नहीं हैं। मेरे पास खुद की पेंशन आती है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन उनकी बहू कीर्ति गुस्से में पैर पटकती हुई उनके पास आई और बोली, माँ जी, आखिर आप लोगों का यह चल क्या रहा है? उसकी यह बात सुनकर रुक्मणी जी हैरान रह गई और पूछा,
क्यों, क्या हुआ बहू? अच्छा, बोल तो ऐसे रही हैं जैसे कुछ मालूम ही नहीं। इस बार पिताजी ने अपनी पेंशन के पैसे नहीं दिए हैं। महीने की 20 तारीख आ गई है। आप आज ही पापा से कहिए कि पेंशन के पैसे निकाल कर मुझे दे दें। दरअसल बहू, वो बात यह है कि इस बार तुम्हारे बाबूजी ने मैंने एक साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया है और उनकी पेंशन से हमने घूमने के लिए टिकट करवा लिए हैं, इसलिए इस बार तो पेंशन के पैसे तुम्हें नहीं दे पाएंगे। रुक्मणी जी ने हिचकते हुए कहा। तो तभी उनकी बहू बोली, क्या आप दोनों घूमने जा रहे हैं? शर्म नहीं आ रही इस उम्र में घूमते हुए? चुपचाप घर में बैठे रहिए जैसे बूढ़े लोग रहा करते हैं। जानती भी हैं घर में कितना काम होता है। आने दीजिए आपके बेटे को, उन्हें भी बताऊंगी कि कितना फालतू खर्च करते हैं। और हम दोनों से पूछे बिना आपने बाहर घूमने जाने का सोचा भी कैसे? बहू कीर्ति की बात सुनते ही रुक्मणी जी समझ गई थी कि आज उनके बेटे के आने के बाद घर में अच्छा सा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से घर में यही होता आया है कि पेंशन का सारा पैसा उनके बेटे बहू उनसे ले लेते हैं और अपने हिसाब से खर्च करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें इसमें से 1,000 निकालने की भी इजाज़त नहीं थी। अगर वह ऐसा करते तो घर में ज़ोरदार झगड़ा होता था। एक बार की बात है, कृष्णकांत जी ने अपनी पत्नी को बर्थडे पर 1,000 रुपये की साड़ी लाकर दी, तो पेंशन में से 1,000 रुपये कम देखकर उनकी बहू कृष्णकांत जी पर चिल्लाते हुए बोली, इसमें से 1,000 रुपये का आपने क्या किया? कहाँ खर्च करके आए हैं? जब कृष्णकांत जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी सास के लिए उसकी मनपसंद साड़ी खरीदी है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने साड़ी नहीं खरीदी थी। जब भी मैं उसके लिए साड़ी खरीदने लगता था तो वह कहती थी कि मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ हैं, लेकिन जब पहनने की बारी आती तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं दिखती थी। इसलिए सोचा कि उसके लिए एक साड़ी खरीद लूँ। उसी समय कीर्ति बोली, क्या साड़ी खरीदने में 1,000 रुपये खर्च कर दिए? इस उम्र में आप लोग बर्थडे मना रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। जरा सोचिए, घर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं। बिजली, पानी, राशन सबका हमें देखना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को भी क्या पता है कि कितना खर्चा होता है। रुक्मणी जी सोचती हैं, जब बहू ने 1,000 रुपये के पीछे इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, तो अब तो पेंशन के आधे पैसे ही टिकट पर खर्च हो गए हैं। शाम को जैसे ही रुक्मणी जी का बेटा अनुज घर लौटा तो कीर्ति ने उसे सब कुछ बता दिया। अनुज उसी समय आग बबूला होते हुए अपने कमरे से बाहर आया और गुस्से से चिल्लाने लगा, इस महीने की 20 तारीख हो गई है और आपने अभी तक पेंशन के पैसे नहीं दिए, और तो और हमसे बिना पूछे सारे पैसे खर्च कर दिए। अब इस महीने के राशन का खर्चा कैसे चलेगा? और इतना फालतू का पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? बुढ़ापे में नया शौक चढ़ा है। अरे आराम से घर पर नहीं रह सकते क्या? ज़्यादा ही घूमने का मन था तो पास के मंदिर में घूमते। मैं आप लोगों से कह देता हूँ, अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो। इतनी बात सुनते ही कृष्णकांत जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और गुस्से भरी आवाज़ में ज़ोर से बोले, तो क्या बेटा, बस बहुत हो चुका। तुम्हें बस हमारा घूमना ही दिखाई देता है, अपने फालतू के खर्च नज़र नहीं आते। बहू आए दिन नए से नए कपड़े खरीद कर लाती है, पार्टी करने जाती है। तुम लोग हर रविवार को बाहर खाना खाकर आते हो, उसका क्या? और तो और हमारा टीवी देखना भी तुम लोगों को गवारा नहीं। तुम्हारी पत्नी ने हमारे टीवी देखने का समय तक निर्धारित कर दिया है। अरे बूढ़े हुए हैं, मर तो नहीं गए ना हम लोग। हमारा भी दिल करता है अपनी इच्छा से कुछ करने का, कहीं जाने का, अच्छा खाने का। हमारे कहीं जाने से तुम्हारे खर्च बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से
पिक्चर देखने जाने से, बाहर का खाना खाने से खर्चा नहीं बढ़ता क्या? अपने ऊपर तो खूब खर्च करते हो, लेकिन माँ बाप ने जरा सा खर्च कर लिया तो भड़क पड़े। भूल गए कि 2 महीने पहले ही तुम लोग विदेश घूमकर आए हो। तो क्या हवाई जहाज़ की टिकट मुफ्त में आती है? साल में 2 बार तुम बाहर घूमने जाते हो। क्या कभी हमने रोक टोक किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो? फिर आज अपने घूमने के लिए जरा सा पैसा हमने खर्च कर दिया तो तुम्हें तकलीफ़ होने लगी। फिर अनुज बोला, पिताजी, अपने घूमने के लिए मैं आपसे पैसे मांगकर नहीं खर्च करता हूँ, खुद पैसा कमाता हूँ और उस पैसे से हम लोग घूमने जाते हैं। तो बेटा, मैं भी अपने पेंशन के पैसे से ही घूमने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। अपने पिता का यह जवाब पाकर अनुज गुस्से से तमतमा गया और बोला, ठीक है बाबूजी, अगर आपने घूमने जाने का प्लान बना ही लिया है तो इतनी बात समझ लीजिए कि घर में रहते हुए मैं आपको मुफ्त का नहीं खिलाऊंगा। खर्चे के लिए पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको खाना नहीं मिलेगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों का खाना पीना भी निकालूं और आप लोगों के घूमने फिरने का खर्च भी। इतना कहकर अनुज अपने कमरे में चला गया। तभी उनकी बहू कीर्ति बोली, कभी सोचा भी है कि आपका बेटा दिन भर कितनी मेहनत करता है और फिर 2 पैसे घर लेकर आता है। हम कुछ दिन अमेरिका क्या घुमाए, वह आपको दिखाई दे गया, लेकिन यह दिखाई नहीं देता कि आपके पोते हैं, उनके भविष्य के लिए भी कुछ पैसे बचा कर रखें। बस पैसा उड़ाने में लगे हुए हैं। अब इस बुढ़ापे में कहीं घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप घर पर ही रहिए और घर की रखवाली करते रहिए। और वैसे भी इस उम्र में बाहर घूमने जाएंगे तो घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर आ गए तो मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूँगी, फिर पड़े रहिएगा एक कोने में। क्यों बहू, घर में रहकर तुम्हारी सास क्या दिन भर काम नहीं करती है? बाहर घूमने जाएगी तब तुम्हें लगता है कि वह बीमार हो जाएगी। कृष्णकांत जी की बात सुनते ही कीर्ति मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। रुक्मणी जी तो अपने बेटे बहू की बातें सुनकर हैरान खड़ी रह गईं। उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद रुक्मणी जी अपने पति कृष्णकांत जी से कहने लगीं, सुनो जी, घूमने जाने की बात पर तो घर में हंगामा ही खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान बदल देना चाहिए, नहीं तो बहू बेटा तो घर में हमें रोटी भी नहीं देंगे। घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बातें सुना सुनाकर हमें जीते जी ही मार देंगे। तभी कृष्णकांत जी बोले, तुम चिंता मत करो रुक्मणी, मेरे होते हुए तुमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। इतना कहना था कह लिया। अब ये लोग जब अमेरिका गए थे तो कम से कम 6 लाख का खर्च करके आए होंगे और हमारे खर्च करने पर कलह शुरू कर देते हैं। यह अन्याय आखिर कब तक सहते रहेंगे? हमें कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इसी तरह समझौते ही करते रह जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह जब रुक्मणी जी रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी तो सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। रुक्मणी जी ने अपने बेटे और बहू की ओर देखा तो उनके चेहरे पर अभी तक गुस्सा सवार था। ना तो वह किसी से बात कर रहे थे, ना ही किसी से नज़र मिला रहे थे। कृष्णकांत जी अपने घर के माहौल को अच्छी तरह समझ रहे थे। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ तो कृष्णकांत जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी, अब हम लोगों ने घूमने जाने है तो चलो, तुम्हें 2-3 नई साड़ियाँ दिलवा देता हूँ और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेता हूँ। बहुत दिनों से मैंने भी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे हैं। अब घूमने जाएंगे तो पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे। कृष्णकांत जी के इतना बोलने की देर थी
कि उनके बेटा बहू तो पहले से ही गुस्से से भरा था। सारी हद पार करते हुए उनका बेटा अनुज बोला, बाबूजी, अब आपको अपने पास नहीं रख सकते। अरे आपने तो सारी हदें ही पार कर दी है। आप अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। सारी शर्म तो आपने बेंच खाई है। अब बुढ़ापे में आप घूमने जा रहे हैं। हमसे आपकी यह हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। फिर कृष्णकांत जी ने कहा, बेटा, हम अपने रहने का इंतजाम कहीं और क्यों कर लें? यह घर हमारा है। इसे मैंने अपनी कमाई से बनवाया था और इस घर की ज़मीन भी मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी गई है और इस हिसाब से यह घर मेरा है। लेकिन बाबूजी, आप भूल रहे हैं कि आप यह मकान मेरे नाम कर चुके हैं। फिर कृष्णकांत जी एक मुस्कान के साथ बोले, नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने वसीयत में क्या लिखवाया है। वो तो भला हो मेरे दोस्त का जिसने मुझे यह सलाह दी कि मुझे जीते जी अपना मकान अपने बेटे का नाम नहीं करना चाहिए। और अच्छा हुआ कि मैंने मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, नहीं तो हमें बेघर करने में तुमने एक पल की भी देरी नहीं करनी थी। एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैंने और तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी में खूब इज्जत कमाई है और अगर तुम लोग मेरी या मेरी पत्नी की बेइज्जती करोगे तो यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि तुम ऊपर की मंजिल में रहोगे और अपनी गृहस्थी अलग बसा लो और मुझे हर महीने 10,000 रुपये किराया देना या फिर कोई दूसरा मकान भी ढूंढ सकते हो। मुझे उससे भी कोई ऐतराज़ नहीं। आज महीने की 15 तारीख है। तुम्हारे पास 1 महीने तक का समय है। सोचकर जवाब दे देना। मैं उसी हिसाब से आगे के बारे में सोचूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। तभी कीर्ति बोली, अगर आप हमें इस घर से निकाल देंगे तो इतने बड़े घर का क्या करेंगे और इस बुढ़ापे में आप लोगों की देखरेख कौन करेगा? हम आपके बेटा बहू हैं। आखिरकार हम ही तो आपके काम आएंगे। तभी कृष्णकांत जी ने कहा, अरे अभी तो हम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, तब तुम्हारा यह हाल है। जब हम पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे तब तो तुम हमें भूखे ही मार दोगे। अब अगर अपने पैसे खर्च करने ही हैं तो हम तुम्हारी बातें क्यों सहें? रही बात बुढ़ापे में गुजारा करने की, तो इतना बड़ा घर है। इस घर में मैं 2 किराएदार आराम से रख सकता हूँ और नौकरानी मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। खाना बनाने और घर के बाकी काम के लिए हम नौकरानी रख लेंगे। अपनी पेंशन से हम अपना बुढ़ापा अच्छे से काट सकते हैं। तुम हमारे बुढ़ापे की चिंता मत करो। बहू यह बात सुनकर अनुज और कीर्ति दंग रह गए। चलो रुक्मणी, हम शॉपिंग करने चलते हैं। कहते हुए कृष्णकांत जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बाजार चले गए। कृष्णकांत जी का यह जवाब सुनकर उनके बेटा और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। शाम के समय वे अपने लिए अपने मनपसंद कपड़े खरीद कर ले आए, लेकिन उनकी बहू कीर्ति ने अब शांत रहना ही उचित समझा। उसे समझ आ गया था कि यदि अब वह कुछ कहेगी तो उसके ससुर 2-4 बातें उसे और सुना देंगे। अगले दिन कृष्णकांत जी और रुक्मणी जी को एयरपोर्ट के लिए जाना था, जिस कारण वे बहुत खुश थे क्योंकि वह पहली बार हवाई जहाज़ में बैठने का सपना पूरा करने जा रहे थे। सुबह के समय वे दोनों तैयार होकर अपने बैग लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगे तो अपने बेटे और बहू को आवाज़ देते हुए कहा कि हम
15 दिन के बाद आएंगे, तब तक तुम अपना इंतजाम कर लेना। इतना कहकर वे दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज को देखकर वह अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे और अपनी पत्नी से कहने लगे, जहाज तो सच में बहुत बड़ा होता है। जब आसमान में उड़ते हुए देखा था तो ऐसे लगता था कि यह बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज सामने से देखने में पता लगा कि यह असल में कितने बड़े होते हैं। जब वे दोनों वैष्णो देवी पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर आसपास की जगह पर घूमने निकल गए। रुक्मणी जी उन्हें कहने लगी कि वाकई यह दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छे दिन है, जब हमें एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय व्यतीत करने को मिल रहा है। फिर कृष्णकांत जी बोले, रुक्मणी, हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, अरमान तो हमारे दिल में भी है ना। बुढ़ापा आने के साथ हमारी इच्छाएं मर तो नहीं गईं। अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की और घूमने की इच्छा तो हमारे दिल में भी है, लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है कि बुढ़ापा आ गया है तो ज़िंदगी की ख़त्म हो गई है। यह तो भगवान का शुक्र है कि अभी हमें पेंशन मिलती है। आज इसी पेंशन के दम पर मैं अपने बच्चों के सामने बोल पाया हूँ, लेकिन मुझे तो उन माँ बाप के बारे में सोच सोच कर चिंता होती है जो सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं और बुढ़ापे के लिए कुछ भी अपने पास नहीं रखते। कैसे वे लोग अपना बुढ़ापा काटते होंगे जब उनके बच्चे एक एक चीज़ के लिए उन्हें मोहताज कर देते होंगे। वैष्णो देवी तो बहुत दूर की बात है, हमारा बेटा तो हमें आज तक पास के किसी मंदिर में भी नहीं लेकर गया। खैर छोड़ो इन बातों को रुक्मणी, हम यहाँ आराम से कुछ दिन बिताएंगे और फिर घर जाएंगे। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। उसके बाद जब वे लोग घर वापस आए तो उन्हें देखते ही अनुज और कीर्ति तुरंत उनके पास दौड़े दौड़े आए और उनके पैरों में गिर गए और बोले, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आपको जैसे इस घर में रहना है आप वैसे रहिए, जहाँ आपका घूमने का मन हो वहाँ घूम कर आइए, लेकिन हमें इस घर से मत निकालिए। हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप तो जानते हैं कि मेरी तनख्वाह कितनी है। अब उसमें से मैं मकान के किराए के 10,000 निकालूं तो हम खर्च कैसे चलाएंगे? फिर कीर्ति बोली, माँ जी, आप ही बाबूजी को समझाए ना कि हमें इस घर से जाने के लिए ना कहें। अब से घर का सारा काम मैं ही करूँगी, आप बस बैठकर आराम करिए और जी भरकर टीवी देखिएगा। टीवी का रिमोट आपके पास ही रहेगा। कृष्णकांत जी को अब यकीन हो गया था कि उनके बेटे बहू को अक्ल आ गई है। अब वह उनके बुढ़ापे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो मेरी भी एक शर्त है। मैं अपनी पेंशन के पूरे पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, कुछ पैसा मैं अपने पास रखूंगा, क्योंकि बुढ़ापे में मेरे और मेरी पत्नी के भी कुछ खर्चे हैं। हमारी दवाइयों का खर्च तो चलता ही रहता है, कभी ब्लड प्रेशर की दवाई तो कभी डायबिटीज़ की दवाई तो कभी जोड़ों के दर्द की दवाई, और बार बार मुझे तुम्हारे आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसों के लिए मैं तुम पर मोहताज रहूं, यह मुझे मंजूर नहीं। तो फिर अनुज ने कहा, नहीं पिताजी, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करना। फिर अनुज ने कीर्ति से कहा, कीर्ति, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से माँ और पिताजी के लिए गरम गरम चाय बनाकर ले आओ, वह थक गए होंगे। इतनी बात सुनते ही
कृष्णकांत जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि आज अगर उन्होंने अपने और अपने पत्नी के आत्मसम्मान के लिए यह निर्णय न लिया होता तो पहले की तरह आज भी उन्हें मन मारकर गुजारा करना पड़ता। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अपना सब कुछ अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, बुढ़ापे में भी कुछ बचा कर रखना चाहिए, वरना बच्चे उन्हें एक एक दाने के लिए तरसा देंगे। तो दोस्तों, कृष्णकांत जी का यह कठोर फैसले के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।